फ्रेंड्स, प्रांजल क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक लेसन शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के अंदर, जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, हैलोजन व्युत्पन्न की जब बात की जाती है तो ये वाला जो लेसन है ये बोर्ड के हिसाब से 4 नंबर का है और इस 4 नंबर के लेसन के अंदर 2 सवाल आते हैं, जिसमें एक नंबर के 2 सवाल आते हैं जो आएंगे अति लघुतरात्मक, ठीक है, और एक सवाल आता है लघुतरात्मक के अंदर। अब बात आती है कि हैलोजन व्युत्पन्न जो 11th क्लास के अंदर हमने कार्बन वाला पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट के अंदर ये दिया हुआ था। जैसे हमने इसमें एक श्रेणी पढ़ी थी जिसका नाम है एल्केन श्रेणी, मुख्य रूप से जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 के रूप में इसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा लेते हैं तो हैलोजन व्युत्पन्न इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं, इन यौगिकों में से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन अगर किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा किया जाए, किसी हैलोजन परमाणु, अब हैलोजन परमाणु जिसे हम X के रूप में लिखते हैं और इसके अंदर सबसे पहले आता है जैसे फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मुख्य रूप से ये 4 हैलोजन परमाणु इसके अंदर काम में लिए जाते हैं और इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जरूरी नहीं है कि एक हाइड्रोजन हो, एक के साथ 2, 3, 4 जितने भी हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन अगर हम इन हैलोजन के साथ में करते हैं तो इन यौगिकों को हम एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर ये जो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक है, हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर हैलोजन का जो हम वर्गीकरण लेने जा रहे हैं अभी, इस वर्गीकरण के हिसाब से इस पार्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सब एक तो पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसके रासायनिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आ जा सकता है कि डाई, ट्राई, ठीक है, और टेट्रा, ये अलग अलग प्रकार के जो हैलाइड होते हैं, इन हैलाइडों के गुणधर्म क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियां क्या है, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इन सब के बारे में हम इस पार्ट के अंदर अध्ययन करते हैं। तो अब हम अपने इस पॉइंट पे आते हैं कि जो ये एलिफेटिक है, ठीक है, एलिफेटिक हैलाइड जो होते हैं, इसमें कार्बन परमाणु के साथ में जो हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो इस कार्बन का संकरण हमेशा हमें ध्यान रखना है sp3 संकरित कार्बन होगा। यानी sp3 संकरित कार्बन से अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम एलिफेटिक हैलाइड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और एरोमेटिक हैलाइड जो होते हैं, एरोमेटिक का मतलब आप भी जानते हो कि इसमें कार्बन परमाणु जो होगा वह कार्बन परमाणु कौन सा होगा, sp2 संकरित कार्बन होगा और उसके साथ में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा जनरली ये लेंगे कि कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड जो होते हैं, उन हैलाइड से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी भी हैलोजन परमाणु के द्वारा अगर किया जाता है तो उन यौगिकों को हम एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड या हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एलिफेटिक में कार्बन sp3 होगा और एरोमेटिक के अंदर कार्बन जो होगा वो sp2 संकरित कहलाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं कि भाई ये हैलाइड है या हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक जो होते हैं, इसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग जनरली अपन देखते हैं जैसे मलेरिया और टाइफाइड रोग जो होता है उसके उपचार के अंदर जो औषधियां काम में ली जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब किसी भी मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो मरीज को बेहोश करने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है, रासायनिक पदार्थ, वो भी इसी का ही बना हुआ रहेगा। ठीक है,
अब हम शुरुआत करते हैं इस पार्ट की, जिसमें बोर्ड परीक्षा के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि ये हैलोजन परमाणु जो होते हैं इनका हम वर्गीकरण किस प्रकार से करें। देखो कोई भी, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे रसायन विज्ञान की बात हो, या आप सामाजिक भी पढ़ते हैं, 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा, तो किसी भी चीज का वर्णन, विस्तृत वर्णन करने के लिए उसको हमेशा क्लासिफाइड किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है, ताकि उसका अध्ययन करना जो है वो बिल्कुल सरल हो जाए। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें इसका वर्गीकरण। चलो अब देखिए आप, वर्गीकरण के अंदर जो इसका वर्गीकरण लिया जाएगा, ठीक है, इस वर्गीकरण में हम सबसे पहला वर्गीकरण इसके अंदर लेते हैं, वो लेते हैं हैलोजन परमाणु की, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर हम इसको किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। यानी एक, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक यौगिक हो, उसमें हैलोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं या कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है मोनो। अब मोनो एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हो आप, या इसे मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, मोनो, मोनो शब्द का मतलब क्या हुआ, एक, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या जो होती है वो एक ही हो, तो उसके हिसाब से आप जैसे सूत्र लेते हैं अपन, सूत्र में जैसे मैंने लिखा CH3CH2 और X, X का मतलब कोई भी इसके अंदर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हो, यानी इसमें हैलोजन परमाणु जरूरी नहीं है कि एक सिरे वाले कार्बन से या केंद्र वाले कार्बन से ही जुड़ा रहे, ये किसी भी कार्बन परमाणु के साथ में हैलोजन जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी संख्या जो होगी वो हमेशा एक ली जाएगी। ठीक है, अब मोनो के बाद दूसरा इसके अंदर आता है, वो है डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड भी कह सकते हो, या इसे डाई हेलो एल्केन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसकी परिभाषा बता सकते हो जनरली कि भाई डाई एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें एक हैलोजन परमाणु था और इसमें कितने हैलोजन परमाणु होंगे, यानी दो हैलोजन परमाणु जब जुड़े हुए रहते हैं श्रृंखला के अंदर, तो उसको हम डाई एल्किल हैलाइड या डाई हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं। अब जब डाई की बात आती है, तो डाई शब्द का उपयोग जैसे अपन ने 11वीं में पढ़ा है कि IUPAC के अंदर डाई, ट्राई और टेट्रा शब्द का जो उपयोग किया जाता है, इसका मतलब उसमें हैलोजन परमाणु जो होते हैं वो समान होंगे, यानी समान हैलोजन परमाणु ही इसके साथ में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अब इसका अगर यहां से सेम उदाहरण अगर अपन लेते हैं, तो जैसे ये लिया CH3CH, अब देखो इसमें कार्बन की संयोजकता कम हो जाएगी और इसमें जैसे ये दो हैलोजन जोड़ दिए, अब या एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये इस तरह से, यानी दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ में भी हो सकते हैं, या इसमें हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे, सिरे वाले कार्बन के साथ में भी हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो सकते हैं। तो डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन का मतलब ये हुआ कि ऐसे हैलाइड या ऐसे यौगिक जिसके अंदर कम से कम, या हम ये कह सकते हैं कि फिक्स में दो हैलोजन परमाणु ही श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए रहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाई हैलाइड के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब तीन आएंगे तो तीन के लिए ट्राई शब्द का उपयोग किया जाएगा, चार होंगे तो चार के लिए टेट्रा, या आगे चार से ज्यादा संख्या होती है तो उसके अंदर हम इसको पॉलीहैलाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो आप, जैसे इसमें हम लेते हैं तीसरा नंबर आया इसके अंदर, जैसे हम कहते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है, और चौथा हम लेते हैं इसमें, जिसे हम टेट्रा एल्किल हैलाइड के रूप में।
या इसमें हेलो एल्केन के रूप में, इस पे भी बता सकते हो, हेलो एल्केन के रूप में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, ये हेलो एल्केन। अब आप इसका सूत्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे इसमें 3 है तो 3 का मतलब देखो, सबसे पहले लिख दो CH2, इधर लिख दो X, ठीक है, फिर इधर ये बीच में आ गया कार्बन, फिर इधर ये CH2 और X के रूप में। अब देखो आप ये इस तरह से, तो 3 हैलोजन समूह इसके साथ में जुड़ गए, इसलिए हम इसको ट्राई हैलाइड के रूप में लिखेंगे। 4 की बात करते हैं तो 4 में आपने एक उदाहरण सबसे अच्छा हर 10वीं में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा है, CCl4 जैसे अपन बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बोला तो ये जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे कि भैया एल्किल हैलाइड है तो इसको यूं लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरो और मेथेन के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ट्राई हैलाइड है, तो ट्राई हैलाइड में जैसे एक आपने उदाहरण पढ़ा होगा CHCl3, जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका उपयोग मैंने अभी आपको कहा था कि चिकित्सा के अंदर जो बेहोशी में काम में लिया जाता है पदार्थ, वो ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण लेते हैं तो इस वर्गीकरण में बताया गया है कि सबसे पहले आएगा मोनो, जिसमें एक संख्या होगी, दूसरा होगा डाई जिसमें हैलोजन 2 होंगे, तीसरा होगा ट्राई जिसमें हैलोजन की संख्या 3 होगी, और चौथा होता है इसके अंदर टेट्रा हैलाइड। टेट्रा का मतलब हुआ जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 4 होती है। ठीक है, अब ये तो जनरल संख्या के आधार पर बताया गया है। अब जो परीक्षा में सवाल आता है, जैसे अभी पिछले साल जो अभी बोर्ड परीक्षा हुई है, इस बोर्ड परीक्षा के अंदर इसमें हैलोजन का जो वर्गीकरण दिया गया है वो ये दिया है कि हैलोजन परमाणु कौन से संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप आगे है इसमें सेकंड नंबर इसका वर्गीकरण है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लिया गया है, वो है सेकंड वर्गीकरण कि CX बंध में कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर दिया गया है, यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है, उस संकरण के आधार पर आपको बताना है। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि जब श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो इसमें कार्बन का संकरण हमेशा sp3 होता है। जब श्रृंखला में कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ रहता है तो वो संकरण sp2 के रूप में लिखा जाता है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो संकरण इसमें sp संकरण के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें हमें ध्यान में रहे तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, ये इसका पहला वर्गीकरण अपन ले सकते हैं, वो है कि CX बंध में यदि कार्बन जो होता है वो sp3 संकरित हो, CX बंध में यदि कार्बन sp3 संकरित हो, यानी हैलोजन उस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ हो जिसका संकरण sp3 होना चाहिए। अब कैसे लेते हैं, तो इसके अंदर जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है वो आते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। अब देखो आप, एल्केन, एल्केन श्रेणी का सूत्र हमने लिखा था CnH2n+2। ठीक है, अब CnH2n+2 है और परिभाषा हमने क्या ली कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हम किससे करें, हैलोजन से करते हैं, तो इसका सूत्र जो होगा ना, इसको या तो हम प्रदर्शित करते हैं हमेशा Rx के द्वारा। R का मतलब होता है यहां पर एल्किल समूह। ठीक है, और सूत्र अगर अपन इसका बनाते हैं तो CnH2n, अब देखो यहां पर +2 था, अब एक हाइड्रोजन हटाया तो
तो एक रह गया और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन परमाणु इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अब ये एल्किल हैलाइड इस प्रकार से बताते हैं, जैसे श्रृंखला बनाई हमने तो ये श्रृंखला ICH2 जैसे ये लिखा हुआ है CH3CH2Cl। अब आपको बताना है कि देखो ये हेलोजन परमाणु, अब ये हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है। इस कार्बन को देखो आप कि ये कार्बन श्रृंखला में आगे एकल बंध से जुड़ा हुआ, तो एकल बंध से जुड़ा होने का मतलब है कि इस कार्बन परमाणु का जो संकरण है वो कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। तो इसके हिसाब से एल्किल हैलाइड जितने भी होते हैं वह सभी इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब इसके अंदर आप कार्बन की प्रकृति बताएंगे कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर, इसी में अगर अपन वर्गीकरण लेते हैं तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर आपने 11th में पढ़ा है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है 2 डिग्री कार्बन और एक होता है 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री जिसमें कार्बन परमाणु सीधा कितने कार्बन से, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो आप जब इसका सूत्र लिखेंगे तो देखो कार्बन ये है, इसके साथ में कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब इस हेलोजन के साथ में ये कार्बन है, इस कार्बन का संकरण ज्ञात करना है। तो यहां मैं जैसे लिख देता हूं CH3 और इसको अपन ने बना दिया CH2 के रूप में। अब देखो ये सीधा एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, संकरण ये है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन परमाणु। अब 2 डिग्री की जब बात की जाती है तो 2 डिग्री में हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसा कार्बन परमाणु जो सीधे 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। अब सीधे 2 कार्बन का मतलब ये जैसे ये लिया, इस बीच वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन इधर से भी एक कार्बन से, इधर से भी एक कार्बन से। अब अगर हम इसके साथ में जैसे 2 डिग्री है ना, तो इसके साथ में हेलोजन परमाणु जोड़ दिया। अब आप इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो इधर CH3 इधर CH3, इसके अंदर बंध कितना है 3 बंध आ गए, तो हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा 1। अब देखो आप इसको 2 डिग्री के रूप में लिखेंगे और ये समूह जो है इसको आइसोप्रोपिल बोला जाता है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन आइसोप्रोपिल और किसके रूप में, हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरीके से 3 डिग्री है तो 3 डिग्री का मतलब तृतीय कार्बन, यानी एक ऐसा कार्बन परमाणु जो सीधा कितने कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और उसके साथ में यदि हम कोई भी हेलोजन परमाणु जोड़ते हैं तो इसके हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब आप इसकी संतुलन करेंगे तो इसमें तो तीनों आ जाएंगे हाइड्रोजन के रूप में। ठीक है, लेकिन ये कार्बन जो है 3 डिग्री है और इसके साथ में हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के रूप में लिखेंगे। अब ये कहलाएगा तृतीयक ब्यूटिल, इसको हम लिखते हैं तृतीयक ब्यूटिल और क्या कहते हैं हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण इसी के आधार पर दिया जाता है। अब आपसे रिक्वेस्ट है या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेने पर क्या होगा आपके मोबाइल में ये सब चीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा है ये पहला है एल्किल हैलाइड के रूप में। ठीक है, अब दूसरा इसका भाग आता है, देखिए दूसरा भाग जो है इसका, जिसका नाम है एलिलिक हैलाइड। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है क्योंकि जो हमने अभी कार्बन के देखे हैं कि कौन सा संग्रहित कार्बन परमाणु होगा, तो इसकी परिभाषा ध्यान रखिएगा कि इसमें हेलोजन परमाणु sp या ये कह सकते हैं उस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं कार्बन श्रृंखला में sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो।
ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 यानी कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से होगा, उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं, ठीक है ना, श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। कैसे लेते हैं तो इसको देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, ठीक है, आपने यहां पर एक हैलोजन परमाणु जोड़ा। अब हमें क्या कहना है कि हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, sp3 से, तो इस कार्बन का संकरण होना चाहिए sp3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन आगे वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर आगे परिभाषा क्या कहती है कि उस यानी ये कार्बन आगे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसका संकरण sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब ये है कि ये कार्बन जो है ना श्रृंखला में इस तरफ कौन से बंध से जुड़ा हुआ हो, द्विबंध से जुड़ा हुआ रहेगा। देखो वापस सुन लो कि ये हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा जो स्वयं आगे श्रृंखला में यानी उसी श्रृंखला के अंदर sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। अब ये पूरी श्रृंखला बनाओगे तो ये इस तरह से लिखेंगे CH3। अब देखो इधर 2 और 1 3 बंद है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख के इसको बैलेंस करेंगे। अब इधर भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक आएंगे। अब इसमें कितने आ जाएंगे, एक और एक, दो। देखो यहाँ पर आ रहा है CH2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा है, sp3 संकरित कार्बन होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है कि एलिलिक हैलाइड से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो एलिलिक को हम यूं पहचानेंगे कि ये इस तरह से लिखा हुआ होगा श्रृंखला के अंदर कि आगे कोई भी, चाहे कार्बन की श्रृंखला 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेशली इसमें ये चीज ध्यान रखनी, सॉरी स्पेशली है ना, इसमें ये इस तरीके से ध्यान रखना है। ये CH2 इधर आ जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा CH3, यानी ये स्थिति होनी चाहिए कि इसमें संकरण जो है ये sp3 होना चाहिए पहला, और उसके जस्ट पास वाला कौन सा हो, sp2 संकरित कार्बन होता है, ठीक है। अब इसका अगर अपन वलय वाली संरचना लेते हैं तो वलय वाली संरचना के अंदर भी आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ये एक वलय है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक स्थिति है, अब इस स्थिति में देखो यहाँ पर एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन है, ठीक है। अब ये हैलोजन में ये कार्बन देखो दोनों तरफ एकल बंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संकरण अगर अपन लेते हैं तो sp3 है, और इसके साथ में जो कार्बन है, चाहे ये लो चाहे ये लो, अगर ये द्विबंध से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो ये sp2 इस कार्बन का संकरण है और इस कार्बन का संकरण sp3 है, तो ये कहलाते हैं मुख्य रूप से एलिलिक हैलाइड। तो वापस ध्यान दे देना, एलिलिक हैलाइड का मतलब ये हुआ कि हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा जो स्वयं श्रृंखला में कौन से कार्बन से जुड़ा हो, sp2 से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और तीसरा आता है इसी के अंदर मुख्य रूप से, वो है बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है, बेंजीलिक हैलाइड। अब बेंजीलिक हैलाइड में भी वही परिभाषा कि हैलोजन उस कार्बन या उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो जो स्वयं सीधा आगे किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वलय से जुड़ता है या जुड़ा रहता है। ये चीज ध्यान रखनी। बेंजीलिक हैलाइड मतलब हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं सीधा आगे बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। जैसे हम ये कार्बन लेते हैं, ठीक है,
इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, हैलोजन परमाणु। अब ये जो जुड़ा हुआ रहेगा वो ये सिंगल बंध है, और इसके साथ में क्या हो, एक जुड़ी हुई ये बेंजीन की वलय जुड़ी है। अब देखो इसमें आ जाएगा CH2। तो इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी बेंजीन की वलय है। इन दोनों में अंतर देख लो, इसमें वलय के अंदर एक डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन में आप जानते हो तीन द्विबंध होते हैं जो एकांतर क्रम में होते हैं। नहीं, बेंजीन के अंदर प्रत्येक कार्बन जो होता है वो sp2 संकरित कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ये कार्बन है 1 डिग्री, अब इसको 2 डिग्री में बदलना है, तो 2 डिग्री में बदलने के लिए भी आप इसको इस तरह से बता सकते हो। सबसे पहले बेंजीन की वलय बताओ, फिर ये कार्बन, इससे हैलोजन, इसके साथ में एक और कार्बन जोड़ दो। ठीक है, और 3 डिग्री बनाना है तो 3 डिग्री में एक कार्बन और जोड़ दो। तो ये देखो, एक कार्बन ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। और इसको लिखेंगे क्या, बेंजिलिक और हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट एलिलिक हैलाइड, और तीसरा आता है इसके अंदर बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा जो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। तो ये पहला है जो हमने लिया इसमें संकरण के आधार पर, जिसे अपन ने कहा कि sp3 संकरित कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसका वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो एलिलिक हैलाइड और दूसरा आया बेंजिलिक हैलाइड, और इससे पहले हमने लिया था वो था एल्किल हैलाइड। अब सेकंड नंबर आता है इसके अंदर देखिए, सेकंड नंबर आता है इसी में ही, वो है CH बंध जो होता है जिसमें हैलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। सीधा किससे जुड़ा हो, sp2 संकरित कार्बन से, जिसमें आपने पढ़ा है पहला आता है, ये नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है वाइनिलिक हैलाइड। 10th में पढ़ा होगा वाइनिल, जैसे अपन ने उदाहरण पढ़ा है PVC, जैसे अपन कहते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड का सूत्र जब लिखते हैं ना तो ये लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये है वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, अब आप इसमें कार्बन, ये हैलोजन है, इस हैलोजन को देखो आप, हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण sp2 है। जिससे कैसे पता चलेगा कि इस कार्बन को आगे देखते हैं इस श्रृंखला में द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो वाइनिलिक हैलाइड का मतलब है कि जिसमें हैलोजन सीधा कौन से sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अब संकरित कार्बन से कैसे जुड़ेगा, तो आप श्रृंखला कितने भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड ये CH और Cl। अब देखो आप इस कार्बन को, ये कार्बन, ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस हैलोजन के पास वाला कार्बन कौन सा है, sp2 है, जब ये द्विबंध से जुड़ा हुआ है। तो ये समूह जो होगा ना, ये इसको अपन कहते हैं वाइनिलिक समूह के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब सीधा एक ये समूह आया, अब यहां से लो, इसके अंदर भी, इसमें भी आप ले सकते हो कि जैसे ये बेंजीन की ये हैलोजन है, यहां से जोड़ दिया आपने, तो ये कार्बन कौन सा है, इस कार्बन का संकरण अगर अपन लेते हैं तो sp2 के रूप में लिखा जाएगा। तो ये कहलाते हैं कौन से हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन परमाणु, जो हैलोजन है वह सीधा sp2 संकरित कार्बन से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो इसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। और लास्ट आता है इसका, वो है एरिल हैलाइड। ठीक है, तो एरिल हैलाइड का मतलब ये होता है कि ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु जो होते हैं वह सीधे
बेंजीन वलय से जुड़े हुए हों। कौन से? बेंजीन वलय से जुड़े हों। तो बेंजीन वलय से जुड़े होने का मतलब ये होगा कि आपने जैसे ये बेंजीन की वलय ली, ठीक है, इस बेंजीन की वलय से सीधा कहीं पर भी अगर अपन हैलोजन जोड़ दें तो इस समूह को अपन क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं या एरोमेटिक हैलाइड भी कह सकते हैं या बेंजिल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अभी हमने इस पार्ट का स्टार्टिंग में जो वर्गीकरण पढ़ा है, वर्गीकरण के अंदर आपको ध्यान रखना है मोनो, सबसे पहले हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब वर्गीकरण लेंगे तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा संकरित कार्बन के अनुसार लेते हैं तो पहला sp3 लेंगे, तो sp3 में सबसे पहला होगा एल्किल हैलाइड, जिसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा हमने लिया था इसके अंदर कौन सा? एलिलिक हैलाइड, तो एलिलिक हैलाइड के अंदर लिया कि हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा जो स्वयं जो है ना वह आगे श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो या जुड़ा रहता है, ठीक है। और तीसरा हमने लिया था इसके अंदर बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब ये होगा कि इसमें हैलोजन परमाणु उस sp3, ध्यान रखिएगा, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है ना, जो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पहला वर्गीकरण था। और दूसरा वर्गीकरण जिसमें हमने बताया CX बंध, जिसमें हैलोजन परमाणु कौन से? sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इसके अंदर हम लेंगे तो पहला वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक का मतलब हैलोजन सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, और दूसरा हम लेते हैं एरिल हैलाइड, जिसमें हम कहते हैं कि हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये पूरा वर्गीकरण है इसका। अब इसमें एक पॉइंट, हम एक छोटा सा पॉइंट वापस में रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि जो हम डाई हैलाइड लेते हैं तो डाई हैलाइड के अंदर जैसे 11th के अंदर भी आपने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम डाई हैलाइड को जो अपन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो एक जनरली मैं बता देता हूं, डाई हैलाइड जो होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंदर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है इसके अंदर वो है जैम डाई हैलाइड, ठीक है। दूसरा आएगा जिसको अपन कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड, और तीसरा इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा नाम दिया है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। तो जैम डाई हैलाइड का मतलब ये होगा कि जिसमें हैलोजन परमाणु, जैसे ये लिखा हुआ है CH3CH, ये Cl और ये Cl, यानी ऐसे हैलाइड जिसमें 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हुए रहेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं जैम डाई हैलाइड के रूप में। दूसरा आता है विसिनल डाई हैलाइड, तो विसिनल का मतलब ये होगा जैसे ये श्रृंखला में ये Cl, ये Cl और ये जैसे CH3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भी 2 हैलोजन है, लेकिन दोनों हैलोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो जैम का मतलब एक ही कार्बन पर कोई भी 2 समान हैलोजन परमाणु जब जुड़े हुए रहते हैं तो विसिन ये जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। दूसरा आता है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड को हम प्रदर्शित करते हैं जिस मतलब ऐसे हैलाइड जिसके अंदर 2 निकट या 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। और तीसरा नाम दिया है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब ये है कि जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, चाहे 3 की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 10 की हो, उसमें अगर समान हैलोजन परमाणु सिरे वाले कार्बन पर जुड़े हुए रहते हैं, सिरे वाले मतलब पूरी श्रृंखला में सिरे वाले कार्बन पर, जैसे ये पूरी श्रृंखला है 4 कार्बन की, तो इसमें एक हैलोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन इधर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम जैसे लिखेंगे तो अब यहां पर आ जाएगा ये 2 CH2, इधर आ जाएगा CH2, इधर CH2 और इधर CH2। अब चाहे इसको सीधा भी लिख सकते थे या इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
तो ये पाठ की शुरुआत में हैलोजन परमाणु जो है, हैलोजन परमाणु का इनके यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से लेते हैं इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगले भाग में हम ये हैलोजन जो सबसे पहला हम लेते हैं एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां जो है इस विधियों को अपन लेंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रांजल क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक लेसन शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के अंदर, जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, हैलोजन व्युत्पन्न की जब बात की जाती है तो ये वाला जो लेसन है ये बोर्ड के हिसाब से 4 नंबर का है, और इस 4 नंबर के लेसन के अंदर 2 सवाल आते हैं, जिसमें एक नंबर के 2 सवाल आते हैं जो आएंगे अति लघुतरात्मक। ठीक है, और एक सवाल आता है लघुतरात्मक के अंदर। अब बात आती है कि हैलोजन व्युत्पन्न जो 11th क्लास के अंदर हमने कार्बन वाला पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट के अंदर ये दिया हुआ था। जैसे हमने इसमें एक श्रेणी पढ़ी थी जिसका नाम है एल्केन श्रेणी, मुख्य रूप से जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 के रूप में इसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा लेते हैं तो हैलोजन व्युत्पन्न इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं, इन यौगिकों में से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन अगर किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा किया जाए, किसी हैलोजन परमाणु, अब हैलोजन परमाणु जिसे हम X के रूप में लिखते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले आता है जैसे फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मुख्य रूप से ये 4 हैलोजन परमाणु इसके अंदर काम में लिए जाते हैं, और इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जरूरी नहीं है कि एक हाइड्रोजन हो, एक के साथ 2, 3, 4 जितने भी हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन अगर हम इन हैलोजन के साथ में करते हैं तो इन यौगिकों को हम एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर ये जो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक है, हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर हैलोजन का जो हम वर्गीकरण लेने जा रहे हैं अभी, इस वर्गीकरण के हिसाब से इस पार्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सब एक तो पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसके रासायनिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आ जा सकता है कि डाई, ट्राई, ठीक है, और टेट्रा, ये अलग अलग प्रकार के जो हैलाइड होते हैं, इन हैलाइडों के गुणधर्म क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियां क्या है, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इन सब के बारे में हम इस पार्ट के अंदर अध्ययन करते हैं। तो अब हम अपने इस पॉइंट पे आते हैं कि जो ये एलिफेटिक है, ठीक है, एलिफेटिक हैलाइड जो होते हैं, इसमें कार्बन परमाणु के साथ में जो हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो इस कार्बन का संकरण हमेशा हमें ध्यान रखना है sp3 संकरित कार्बन होगा। यानी sp3 संकरित कार्बन से अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम एलिफेटिक हैलाइड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और एरोमेटिक हैलाइड जो होते हैं, एरोमेटिक का मतलब आप भी जानते हो कि इसमें कार्बन परमाणु जो होगा वह कार्बन परमाणु कौन सा होगा, sp2 संकरित कार्बन होगा, और उसके साथ में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा जनरली ये लेंगे कि कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड जो होते हैं, उन हैलाइड से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी भी हैलोजन परमाणु के द्वारा अगर किया जाता है तो उन यौगिकों को हम एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड या हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एलिफेटिक में कार्बन sp3 होगा और एरोमेटिक के अंदर
कार्बन जो होगा वो sp2 संकरित कहलाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं कि भाई ये हैलाइड है या हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक जो होते हैं इसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग जनरली अपन देखते हैं जैसे मलेरिया और टाइफाइड रोग जो होता है उसके उपचार के अंदर जो औषधियां काम में ली जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब किसी भी मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो मरीज को बेहोश करने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है, रासायनिक पदार्थ, वो भी इसी का ही बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं इस पार्ट की, जिसमें बोर्ड परीक्षा के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि ये हैलोजन परमाणु जो होते हैं इनका हम वर्गीकरण किस प्रकार से करें। देखो, कोई भी, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे रसायन विज्ञान की बात हो, या आप सामाजिक भी पढ़ते हैं, 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा, तो किसी भी चीज का वर्णन, विस्तृत वर्णन करने के लिए उसको हमेशा क्लासिफाइड किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है, ताकि उसका अध्ययन करना जो है वो बिल्कुल सरल हो जाए। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें इसका वर्गीकरण। चलो, अब देखिए आप, वर्गीकरण के अंदर जो इसका वर्गीकरण लिया जाएगा, ठीक है, इस वर्गीकरण में हम सबसे पहला वर्गीकरण इसके अंदर लेते हैं, वो लेते हैं हैलोजन परमाणु की, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर हम इसको किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। यानी एक, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक यौगिक हो, उसमें हैलोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं या कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है मोनो। अब मोनो एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हो आप, या इसे मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, मोनो, मोनो शब्द का मतलब क्या हुआ, एक, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या जो होती है वो एक ही हो, तो उसके हिसाब से आप जैसे सूत्र लेते हैं अपन, सूत्र में जैसे मैंने लिखा CH3CH2 और X, X का मतलब कोई भी इसके अंदर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हो, यानी इसमें हैलोजन परमाणु जरूरी नहीं है कि एक सिरे वाले कार्बन से या केंद्र वाले कार्बन से ही जुड़ा है, ये किसी भी कार्बन परमाणु के साथ में हैलोजन जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी संख्या जो होगी वो हमेशा एक ली जाएगी। ठीक है, अब मोनो के बाद दूसरा इसके अंदर आता है, वो है डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड भी कह सकते हो, या इसे डाई हेलो एल्केन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसकी परिभाषा बता सकते हो जनरली कि भाई डाई एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें एक हैलोजन परमाणु था और इसमें कितने हैलोजन परमाणु होंगे, यानी दो हैलोजन परमाणु जब जुड़े हुए रहते हैं श्रृंखला के अंदर, तो उसको हम डाई एल्किल हैलाइड या डाई हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं। अब जब डाई की बात आती है तो डाई शब्द का उपयोग जैसे अपन ने 11वीं में पढ़ा है कि IUPAC के अंदर डाई, ट्राई और टेट्रा शब्द का जो उपयोग किया जाता है, इसका मतलब उसमें हैलोजन परमाणु जो होते हैं वो समान होंगे, यानी समान हैलोजन परमाणु ही इसके साथ में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अब इसका अगर यहां से सेम उदाहरण अगर अपन लेते हैं, तो जैसे ये लिया CH3CH, अब देखो इसमें कार्बन की संयोजकता कम हो जाएगी और इसमें जैसे ये दो हैलोजन जोड़ दिए, अब या एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये इस तरह से, यानी दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ में भी हो सकते हैं, या इसमें हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे, सिरे वाले कार्बन के साथ में भी हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो सकते हैं। तो डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन का मतलब ये हुआ कि ऐसे हैलाइड या ऐसे यौगिक जिसके अंदर कम से कम, या हम ये कह सकते हैं कि फिक्स में दो हैलोजन परमाणु ही श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए रहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाई हैलाइड के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब तीन आएंगे तो तीन के लिए ट्राई शब्द का उपयोग किया जाएगा,
4 होंगे तो 4 के लिए टेट्रा, या आगे 4 से ज्यादा संख्या होती है तो उसके अंदर हम इसको पॉलीहेलाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो आप, जैसे इसमें हम लेते हैं तीसरा नंबर आया इसके अंदर, जैसे हम कहते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड, ठीक है। और चौथा हम लेते हैं इसमें, जिसे हम टेट्रा एल्किल हैलाइड के रूप में, या इसमें हेलो एल्केन के रूप में, इसमें भी बता सकते हो हेलो एल्केन के रूप में इसको लिखा जाएगा, ठीक है। ये हेलो एल्केन। अब आप इसका सूत्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे इसमें 3 है तो 3 का मतलब देखो, सबसे पहले लिख दो CH2, इधर लिख दो X, ठीक है। फिर इधर ये बीच में आ गया कार्बन, फिर इधर ये CH2 और X के रूप में। अब देखो आप, ये इस तरह से तो 3 हैलोजन समूह इसके साथ में जुड़ गए, इसलिए हम इसको ट्राई हैलाइड के रूप में लिखेंगे। 4 की बात करते हैं तो 4 में आपने एक उदाहरण सबसे अच्छा हर 10वीं में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा है, CCl4 जैसे अपन बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बोला तो ये जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे कि भैया एल्किल हैलाइड है तो इसको यूं लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरो और मेथेन के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ट्राई हैलाइड है, तो ट्राई हैलाइड में जैसे एक आपने उदाहरण पढ़ा होगा CHCl3, जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका उपयोग मैंने अभी आपको कहा था कि चिकित्सा के अंदर जो बेहोशी में काम में लिया जाता है पदार्थ, वो ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण लेते हैं तो इस वर्गीकरण में बताया गया है कि सबसे पहले आएगा मोनो, जिसमें एक संख्या होगी, दूसरा होगा डाई जिसमें हैलोजन 2 होंगे, तीसरा होगा ट्राई जिसमें हैलोजन की संख्या 3 होगी, और चौथा होता है इसके अंदर टेट्रा हैलाइड। टेट्रा का मतलब हुआ जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 4 होती है, ठीक है। अब ये तो जनरल संख्या के आधार पर बताया गया है। अब जो परीक्षा में सवाल आता है, जैसे अभी पिछले साल जो अभी बोर्ड परीक्षा हुई है, इस बोर्ड परीक्षा के अंदर इसमें हैलोजन का जो वर्गीकरण दिया गया है वो ये दिया है कि हैलोजन परमाणु कौन से संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, आप आगे है इसमें सेकंड नंबर इसका वर्गीकरण है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लिया गया है, वो है सेकंड वर्गीकरण कि CX बंध में कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर दिया गया है, यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है, उस संकरण के आधार पर आपको बताना है। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि जब श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो इसमें कार्बन का संकरण हमेशा sp3 होता है। जब श्रृंखला में कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ रहता है तो वो संकरण sp2 के रूप में लिखा जाता है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो संकरण इसमें sp संकरण के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें हमें ध्यान में रहे तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, ये इसका पहला वर्गीकरण अपन ले सकते हैं, वो है कि CX बंध में यदि कार्बन जो होता है वो sp3 संकरित हो, CX बंध में यदि कार्बन sp3 संकरित हो, यानी हैलोजन उस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ हो जिसका संकरण sp3 होना चाहिए। अब कैसे लेते हैं, तो इसके अंदर जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है वो आते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। अब देखो आप, एल्केन
एल्केन श्रेणी का सूत्र हमने लिखा था CnH2n+2, ठीक है। अब CnH2n+2 है और परिभाषा हमने क्या ली कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हम किससे करें, हैलोजन से करते हैं, तो इसका सूत्र जो होगा ना, इसको या तो हम प्रदर्शित करते हैं हमेशा Rx के द्वारा। R का मतलब होता है यहां पर एल्किल समूह, ठीक है। और सूत्र अगर अपन इसका बनाते हैं तो CnH2n, अब देखो यहां पर +2 था, अब एक हाइड्रोजन हटाया तो एक रह गया और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन परमाणु इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अब ये एल्किल हैलाइड इस प्रकार से बताते हैं, जैसे श्रृंखला बनाई हमने तो ये श्रृंखला ICH2, जैसे ये लिखा हुआ CH3CH2Cl। अब आपको बताना है कि देखो ये हैलोजन परमाणु, अब ये हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है। इस कार्बन को देखो आप कि ये कार्बन श्रृंखला में आगे एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो एकल बंध से जुड़ा होने का मतलब है कि इस कार्बन परमाणु का जो संकरण है वो कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। तो इसके हिसाब से एल्किल हैलाइड जितने भी होते हैं वह सभी इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब इसके अंदर आप कार्बन की प्रकृति बताएंगे कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर, इसी में अगर अपन वर्गीकरण लेते हैं तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर आपने 11th में पढ़ा है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है 2 डिग्री कार्बन और एक होता है 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। 1 डिग्री जिसमें कार्बन परमाणु सीधा कितने कार्बन से, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो आप जब इसका सूत्र लिखेंगे तो देखो कार्बन ये है, इसके साथ में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब इस हैलोजन के साथ में ये कार्बन है, इस कार्बन का संकरण ज्ञात करना है, तो यहां मैं जैसे लिख देता हूं CH3 और इसको अपन ने बना दिया CH2 के रूप में। अब देखो ये सीधा एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, संकरण ये है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन परमाणु। अब 2 डिग्री की जब बात की जाती है तो 2 डिग्री में हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसा कार्बन परमाणु जो सीधे 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। अब सीधे 2 कार्बन का मतलब ये, जैसे ये लिया, इस बीच वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन इधर से भी एक कार्बन से, इधर से भी एक कार्बन से। अब अगर हम इसके साथ में, जैसे 2 डिग्री है ना, तो इसके साथ में हैलोजन परमाणु जोड़ दिया। अब आप इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो इधर CH3 इधर CH3, इसके अंदर बंध कितना है, 3 बंध आ गए, तो हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा 1। अब देखो आप इसको 2 डिग्री के रूप में लिखेंगे और ये समूह जो है इसको आइसोप्रोपिल बोला जाता है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन आइसोप्रोपिल और किसके रूप में, हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरीके से 3 डिग्री है तो 3 डिग्री का मतलब तृतीय कार्बन, यानी एक ऐसा कार्बन परमाणु जो सीधा कितने कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और उसके साथ में यदि हम कोई भी हैलोजन परमाणु जोड़ते हैं तो इसके हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है। अब आप इसकी संतुलन करेंगे तो इसमें तो तीनों आ जाएंगे हाइड्रोजन के रूप में, ठीक है, लेकिन ये कार्बन जो है 3 डिग्री है और इसके साथ में हैलोजन सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के रूप में लिखेंगे। अब ये कहलाएगा तृतीयक ब्यूटिल, इसको हम लिखते हैं तृतीयक ब्यूटिल और क्या कहते हैं, हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण इसी के आधार पर दिया जाता है। अब आपसे रिक्वेस्ट है या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेने पर क्या होगा आपके मोबाइल में ये सब चीज आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हमने लिखा है ये पहला है एल्किल हैलाइड के रूप में, ठीक है। अब दूसरा इसका भाग आता है, देखिए दूसरा भाग जो है इसका, जिसका नाम है एलिलिक हैलाइड, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है क्योंकि जो हमने अभी कार्बन के देखे हैं कि कौन सा संग्रहित कार्बन परमाणु होगा, तो इसकी परिभाषा ध्यान रखिएगा कि इसमें
हैलोजन परमाणु sp, या ये कह सकते हैं उस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं कार्बन श्रृंखला में sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 यानी कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से होगा, उस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं, ठीक है ना, श्रृंखला में sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। कैसे लेते हैं तो इसको देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, ठीक है, आपने यहां पर एक हैलोजन परमाणु जोड़ा। अब हमें क्या कहना है कि हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, sp3 से, तो इस कार्बन का संकरण होना चाहिए sp3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन आगे वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर आगे परिभाषा क्या कहती है कि उस, यानी ये कार्बन आगे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसका संकरण sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब ये है कि ये कार्बन जो है ना श्रृंखला में इस तरफ कौन से बंध से जुड़ा हुआ हो, द्विबंध से जुड़ा हुआ रहेगा। देखो वापस सुन लो कि ये हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा जो स्वयं आगे श्रृंखला में, यानी उसी श्रृंखला के अंदर sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। अब ये पूरी श्रृंखला बनाओगे तो ये इस तरह से लिखेंगे CH3। अब देखो इधर 2 और 1 3 बंद है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख के इसको बैलेंस करेंगे। अब इधर भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 आएंगे। अब इसमें कितने आ जाएंगे, 1 और 1 2। देखो यहाँ पर आ रहा है CH2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा है, sp3 संकरित कार्बन होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है कि एलिलिक हैलाइड से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो एलिलिक को हम यूं पहचानेंगे कि ये इस तरह से लिखा हुआ होगा श्रृंखला के अंदर, कि आगे कोई भी, चाहे कार्बन की श्रृंखला 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेशली इसमें ये चीज ध्यान रखनी। सॉरी स्पेशली है ना, इसमें ये इस तरीके से ध्यान रखना है। ये CH2 इधर आ जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा CH3, यानी ये स्थिति होनी चाहिए कि इसमें संकरण जो है ये sp3 होना चाहिए पहला, और उसके जस्ट पास वाला कौन सा हो, sp2 संकरित कार्बन होता है। ठीक है, अब इसका अगर अपन वलय वाली संरचना लेते हैं तो वलय वाली संरचना के अंदर भी आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ये एक वलय है इस तरह से, ठीक है, अब यहाँ पर ये एक स्थिति है। अब इस स्थिति में देखो यहाँ पर एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन है। ठीक है, अब ये हैलोजन में ये कार्बन देखो दोनों तरफ एकल बंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संकरण अगर अपन लेते हैं तो sp3 है, और इसके साथ में जो कार्बन है, चाहे ये लो चाहे ये लो, अगर ये द्विबंध से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो ये sp2 इस कार्बन का संकरण है और इस कार्बन का संकरण sp3 है, तो ये कहलाते हैं मुख्य रूप से एलिलिक हैलाइड। तो वापस ध्यान दे देना, एलिलिक हैलाइड का मतलब ये हुआ कि हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा जो स्वयं श्रृंखला में कौन से कार्बन से जुड़ा हो, sp2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीसरा आता है इसी के अंदर मुख्य रूप से, वो है बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजीलिक हैलाइड। अब बेंजीलिक हैलाइड में भी वही परिभाषा कि हैलोजन उस कार्बन या उस sp3 संकरित
कार्बन से जुड़ा हो, जो स्वयं सीधा आगे किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वलय से जुड़ता है या जुड़ा रहता है। ये चीज ध्यान रखनी है। बेंजिलिक हैलाइड मतलब हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं सीधा आगे बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। जैसे हम ये कार्बन लेते हैं, ठीक है, इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, हैलोजन परमाणु। अब ये जो जुड़ा हुआ रहेगा वो ये सिंगल बंध है, और इसके साथ में क्या हो, एक जुड़ी हुई ये बेंजीन की वलय जुड़ी है। अब देखो इसमें आ जाएगा CH2। तो इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी बेंजीन की वलय है। इन दोनों में अंतर देख लो, इसमें वलय के अंदर एक डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन में आप जानते हो तीन द्विबंध होते हैं जो एकांतर क्रम में होते हैं। नहीं, बेंजीन के अंदर प्रत्येक कार्बन जो होता है वो sp2 संकरित कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ये कार्बन है 1 डिग्री, अब इसको 2 डिग्री में बदलना है, तो 2 डिग्री में बदलने के लिए भी आप इसको इस तरह से बता सकते हो। सबसे पहले बेंजीन की वलय बताओ, फिर ये कार्बन, इससे हैलोजन, इसके साथ में एक और कार्बन जोड़ दो, ठीक है। और 3 डिग्री बनाना है तो 3 डिग्री में एक कार्बन और जोड़ दो। तो ये देखो, एक कार्बन ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। और इसको लिखेंगे क्या, बेंजिलिक और हैलाइड के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट एलिलिक हैलाइड, और तीसरा आता है इसके अंदर बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा जो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। तो ये पहला है जो हमने लिया इसमें संकरण के आधार पर, जिसे अपन ने कहा कि sp3 संकरित कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसका वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड और दूसरा आया बेंजिलिक हैलाइड, और इससे पहले हमने लिया था वो था एल्किल हैलाइड। अब सेकंड नंबर आता है इसके अंदर देखिए, सेकंड नंबर आता है इसी में ही, वो है CH बंध जो होता है जिसमें हैलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, सीधा किससे जुड़ा हो, sp2 संकरित कार्बन से। जिसमें आपने पढ़ा है, पहला आता है, ये नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है वाइनिलिक हैलाइड। 10th में पढ़ा होगा वाइनिल, जैसे अपन ने उदाहरण पढ़ा है PVC, जैसे अपन कहते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड का सूत्र जब लिखते हैं ना, तो ये लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये है वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। अब आप इसमें कार्बन, ये हैलोजन है, इस हैलोजन को देखो आप, हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण sp2 है। जिससे कैसे पता चलेगा कि इस कार्बन को आगे देखते हैं, इस श्रृंखला में द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो वाइनिलिक हैलाइड का मतलब है कि जिसमें हैलोजन सीधा कौन से, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अब संकरित कार्बन से कैसे जुड़ेगा, तो आप श्रृंखला कितने भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड ये CH और Cl। अब देखो आप इस कार्बन को, ये कार्बन, ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस हैलोजन के पास वाला कार्बन कौन सा है, sp2 है, जब ये द्विबंध से जुड़ा हुआ है। तो ये समूह जो होगा ना, ये इसको अपन कहते हैं वाइनिलिक समूह के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब सीधा एक ये समूह आया, अब यहां से लो, इसके अंदर भी, तो इसमें भी आप ले सकते हो कि जैसे ये बेंजीन की ये हैलोजन है, यहां से जोड़ दिया आपने, तो ये कार्बन कौन सा है, इस कार्बन का संकरण अगर अपन लेते हैं तो sp2 के रूप में लिखा जाएगा।
तो ये कहलाते हैं कौन से हैलाइड? वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन परमाणु, जो हैलोजन है वह सीधा sp2 संकरित कार्बन से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो इसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। और लास्ट आता है इसका, वो है एरिल हैलाइड। ठीक है, तो एरिल हैलाइड का मतलब ये होता है कि ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु जो होते हैं वह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े हुए हों। कौन से? बेंजीन वलय से जुड़े हों। तो बेंजीन वलय से जुड़े होने का मतलब ये होगा कि आपने जैसे ये बेंजीन की वलय ली, ठीक है, इस बेंजीन की वलय से सीधा कहीं पर भी अगर अपन हैलोजन जोड़ते हैं तो इस समूह को अपन क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं या एरोमेटिक हैलाइड भी कह सकते हैं या बेंजिल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हमने इस पार्ट का स्टार्टिंग में जो वर्गीकरण पढ़ा है, वर्गीकरण के अंदर आपको ध्यान रखना है मोनो, सबसे पहले हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब वर्गीकरण लेंगे तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा संकरित कार्बन के अनुसार लेते हैं तो पहला sp3 लेंगे, तो sp3 में सबसे पहला होगा एल्किल हैलाइड जिसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा हमने लिया था इसके अंदर कौन सा? एलिलिक हैलाइड, तो एलिलिक हैलाइड के अंदर लिया कि हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा जो स्वयं जो है ना वह आगे श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो या जुड़ा रहता है। ठीक है, और तीसरा हमने लिया था इसके अंदर बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब ये होगा कि इसमें हैलोजन परमाणु उस sp3, ध्यान रखिएगा, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है ना, जो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पहला वर्गीकरण था। और दूसरा वर्गीकरण जिसमें हमने बताया CX बंध, जिसमें हैलोजन परमाणु कौन से? sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इसके अंदर हम लेंगे तो पहला वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक का मतलब हैलोजन सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, और दूसरा हम लेते हैं एरिल हैलाइड जिसमें हम कहते हैं कि हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये पूरा वर्गीकरण है इसका। अब इसमें एक पॉइंट, हम एक छोटा सा पॉइंट वापस में रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि जो हम डाई हैलाइड लेते हैं तो डाई हैलाइड के अंदर जैसे 11th के अंदर भी आपने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम डाई हैलाइड को जो अपन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, तो एक जनरली मैं बता देता हूं, डाई हैलाइड जो होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंदर। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है इसके अंदर वो है जैम डाई हैलाइड। ठीक है, दूसरा आएगा जिसको अपन कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड, और तीसरा इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा नाम दिया है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो जैम डाई हैलाइड का मतलब ये होगा कि जिसमें हैलोजन परमाणु, जैसे ये लिखा हुआ है CH3CH, ये Cl और ये Cl, यानी ऐसे हैलाइड जिसमें 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हुए रहेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं जैम डाई हैलाइड के रूप में। दूसरा आता है विसिनल डाई हैलाइड, तो विसिनल का मतलब ये होगा जैसे ये श्रृंखला में ये Cl, ये Cl और ये जैसे CH3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भी 2 हैलोजन है, लेकिन दोनों हैलोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो जैम का मतलब एक ही कार्बन पर कोई भी 2 समान हैलोजन परमाणु जब जुड़े हुए रहते हैं तो ये जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। दूसरा आता है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड को हम प्रदर्शित करते हैं जिस मतलब ऐसे हैलाइड जिसके अंदर 2 निकट या 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। और तीसरा नाम दिया है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड,
अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब ये है कि जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, चाहे 3 की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 10 की हो, उसमें अगर समान हैलोजन परमाणु सिरे वाले कार्बन पर जुड़े हुए रहते हैं, सिरे वाले मतलब पूरी श्रृंखला में सिरे वाले कार्बन पर, जैसे ये पूरी श्रृंखला है 4 कार्बन की, तो इसमें एक हैलोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन इधर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम जैसे लिखेंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये 2 CH2, इधर आ जाएगा CH2, इधर CH2 और इधर CH2। अब चाहे इसको सीधा भी लिख सकते थे या इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये पाठ की शुरुआत में हैलोजन परमाणु जो है, हैलोजन परमाणु का इनके यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से लेते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगले भाग में हम ये हैलोजन जो सबसे पहला हम लेते हैं एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां जो है, इस विधियों को अपन लेंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। धन्यवाद।